अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वो सीएसएस के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी हैं और साथ ही साथ इनको पढ़ने में हमें मज़ा भी बहुत आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को पहले टॉपिक से, जो कि है मीडिया क्यूरीज। अब बेसिकली जब भी आप कोई भी वेबसाइट बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो इसके लिए आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये है आपका नेविगेशन बार, ये है आपका फूटर, और ये है आपके जो भी सेक्शन के अंदर जितने भी आपके कंटेंट हैं। ये डिव हो गया, आपका स्पैन हो गया, ये आपका असाइड वाला टैग हो गया। हमने HTML के फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर के अंदर हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था, असाइड टैग के बारे में। तो ये जितने भी टैग्स आपने बॉडी के अंदर लगाए एंड देन जो आपने अपने हेडर फूटर लगाए, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि अगर हम लोग आईफोन के अंदर खोलें, जबकि वेबसाइट हमने डेस्कटॉप पर बनाई है, लेकिन अगर आईफोन में खोलें तो जितने भी कंटेंट्स हैं आईफोन के हिसाब से एडजस्ट हो जाने चाहिए। ये नेम बार इतना आना चाहिए और ये कंटेंट इतने आने चाहिए, और ये फूटर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब कि जो कंटेंट है वो हमारी डिवाइस की स्क्रीन की विड्थ उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें। तो जो भी डिवाइस अपने अंदर इस टाइप का कंटेंट रखती है कि वो जब भी हम उस डिवाइस को किसी डिफरेंट डिवाइस पर खोलें, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट जो है मैंने डेस्कटॉप पर बनाई है, लेकिन मैं इसको सैमसंग या फिर आईफोन के अंदर ओपन करना चाहता हूँ, या फिर गैलेक्सी फोल्ड 7 पर ओपन करना चाहता हूँ, तो फिर ये वेबसाइट उस पर भी ओपन हो और एक कंप्लीट लेआउट और प्रॉपर लेआउट मुझे शो करे, और उसका जो कंटेंट है उसी हिसाब से अपने विड्थ को एडजस्ट करते जाएं। तो ये कहलाती है उस वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ आपको फ्लिपकार्ट की एग्जांपल शो करूं, इसको कर लेते हैं ओपन। देन अगर मैं राइट क्लिक एंड देन इंस्पेक्ट करूं, एंड देन ये जो आपको यहाँ पर टॉप पर ये ऑप्शन नजर आया डिवाइसेस पर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आप कुछ इस तरीके के मोड के अंदर आ जाएंगे। देन ये टॉप में आपको दिख रहा होगा रिस्पॉन्सिव। इसका मतलब है कि इसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि जो वेबसाइट हम लोग अभी वो रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं। उसके कंटेंट हमारी स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डिवाइस, मतलब कि जो मेरा लैपटॉप है या फिर मेरी जो डेस्कटॉप है, उसकी विड्थ शायद कुछ इतनी होगी, तो ये मेरे डेस्कटॉप पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। मैं सेट कर देता हूँ आईपैड, और ये आईपैड में कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, और हर बार इसका आउटपुट कुछ डिफरेंट होगा। अगर मैं इसको गैलेक्सी 7 पर ओपन करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और अगर मैं इसको सैमसंग गैलेक्सी A51 पर ओपन करूं तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। मतलब कि इसके जो कंटेंट हैं वो डिवाइस की विड्थ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी विड्थ को, अपने साइज़ को। तो ये कहलाती है वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस। किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीडिया क्यूरीज। हम लोग यूज़ करेंगे अब मीडिया क्यूरीज, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हमने ध्यान से समझना है बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगा। देन सिंपली यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊँगा जिसके अंदर मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर दूँगा। मैं आपको इसको एक बार दोबारा से जनरेट करना सिखा देता हूँ। इसको करेंगे हम लोग ओवरऑल रिमूव, एंड देन हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर जो है रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। लॉरेम की मैं आपको डेफिनेशन पिछली वीडियो में भी दी थी कि एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है जिसको आप अपनी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ नहीं होता। तो उसको मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, एंड देन सिंपली स्टाइल और सीरीज के अंदर इसकी स्टाइलिंग पुट कर दूंगा। सो बेसिकली मैं इसको यहाँ पर स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड कर दी है। इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, इसको फॉन्ट कलर भी दे देते हैं, फॉन्ट वेट कलर लिखेंगे हम लोग, कलर इसको कर देते हैं यहाँ चार्ट चार्ट्रियस नाम का कोई कलर है, वो मैं सेलेक्ट कर लिया है। देन सिंपली अगर मैं अपना आउटपुट व्यू करूँ, इसको क्लोज कर लेते हैं। सो ये कुछ ज़्यादा टेक्स्ट हो गया, ये मेरे कंटेनर से बाहर जा रहे हैं। इसको मैं कर देता हूँ
वेट, इस टेक्स्ट को मैं कम कर देता हूँ थोड़ा, हम इसको खाली लॉरेम लिख देते हैं, लॉरेम। ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, लॉरेम। सो आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। ओके, ये फिट हो गया कंटेंट के अंदर, हमारे डिफ के अंदर। अब इसके ऊपर मैं जो भी काम परफॉर्म करूँगा सिर्फ और सिर्फ इस डिफ पर करूँगा। सबसे पहले अपनी स्टाइल डॉट CSS फाइल के अंदर मैं आऊँगा एंड देन मैं लिखूँगा @मीडिया। मीडिया क्यूरीज को यूज़ करने के लिए मैं @मीडिया कीवर्ड का यूज़ करूँगा एंड देन लिखूँगा यहाँ पर min वेट, इसको मैं लिखूँगा कुछ इस तरीके से, min width एंड देन सेमी कॉलन, इसको हम लोग कर देंगे 400 पिक्सल्स एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करूँगा एंड देन मैं जो भी काम परफॉर्म करना चाहूँगा कि जो मेरी स्क्रीन की विड्थ है वो कम से कम इस काम को परफॉर्म करने के लिए 400 होनी चाहिए या फिर 400 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन कम से कम जो हमारी स्क्रीन है उसकी विड्थ 400 तो होनी ही होनी चाहिए। एंड देन मैं अपने डिफ को कॉल करके इसको कलर दे दूंगा मैं ब्लैक, ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा कैरेट ब्लू। ओके, एंड देन अगर मैं अपना आउटपुट व्यू करूं तो आप लोग देख सकते हैं ये अभी फ़ौरन के फ़ौरन जो है कुछ कैरेट ब्लू कलर के अंदर डिस्प्ले हो गया, उसका टेक्स्ट भी ब्लैक हो गया है। अब मैं अगर आपको इसको इंस्पेक्ट करके समझाऊं ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव पर खाली एंड देन अभी आप लोग देखेंगे कि जैसे ही मैं 400 से नीचे जाऊंगा, मैं यहाँ 400 से जैसे ही नीचे जाऊंगा इसको मैं कर देता हूँ 399 एंटर करते हैं, तो आप लोग देखेंगे जो मेरा डिव है ये अपना कलर वापसी जो है डिफ़ॉल्ट पर लेकर आ गया है। अब इसकी वजह ये कि मैंने मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल दी थी, ये कम से कम मेरी स्क्रीन की विड्थ 400 पिक्सल्स हो, तब जाकर जो मेरा डिव है वो अपने कलर को ब्लैक कर लेगा और अपने बैकग्राउंड कलर को ब्लू कर लेगा। 400 होनी चाहिए या फिर 400 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल हम लोग कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस, कि आपने अक्सर ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर पढ़ा होगा कि ड्राइविंग के लिए आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए, या फिर जैसे ही आप 18 के होंगे तो फिर आपका जो है लाइसेंस बन जाएगा आसानी से। आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी पाकिस्तान के अंदर, यहाँ मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, हो सकता है वहाँ पर कोई और रूल चलता हो, वहाँ मिनिमम एज 20 चाहिए हो, 17 चाहिए हो, 21 चाहिए हो, 25 चाहिए हो। अब यहाँ पर 18 का मतलब है कि मिनिमम जो एज है वो 18 होनी चाहिए या फिर 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जिस लड़के की एज 18 से कम होगी वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, और जिसकी 18 के इक्वल होगी या फिर 18 होगी वो ड्राइविंग परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह हम अपनी मीडिया क्यूरीज को समझते हैं कि जो मेरा बॉक्स है, जब तक मेरी स्क्रीन की विड्थ 400 पिक्सल्स नहीं होगी तब तक वो अपना कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों चेंज नहीं कर सकता, और जैसे ही 400 हो जाएगी या फिर 400 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो अपनी जो वो है कलर है या फिर बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लू कर सकता है और ब्लैक कर सकता है। सो ये थी हमारी मीडिया क्यूरी का कीवर्ड और मिनिमम विड्थ, जो कि हमने मीडिया क्यूरी के अंदर पढ़ी है। काफ़ी आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फ्लेक्स बॉक्स की तरह आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मीडिया क्यूरीज के अंदर, वो है मैक्सिमम विड्थ। ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है समझना। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में जब भी टेस्ट दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने टेस्ट दिया उसमें आप क्या है 90 आउट ऑफ 100, 100 में से 90। अब इसका मतलब है कि आप 100 में से 90 स्कोर कर गए। कुछ ऐसे बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट जो कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये 100 है राइट साइड की तरफ, ये मैक्सिमम वैल्यू है। कोई भी बच्चा आपके स्कूल में 110 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मार्क्स ही आपके 100 हैं। आप मैक्सिमम 100 ला सकते हैं लेकिन 100 को आप लोग एक्सीड नहीं कर सकते।
इसी तरह हम लोग मीडिया क्यूरीज पर भी मैक्सिमम विड्थ को जो है यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन की विड्थ कम से कम उतनी होनी चाहिए जितनी आपने यहाँ मैक्सिमम विड्थ में डिफाइन की है। तो मिनिमम विड्थ है, इसको कर देते हैं मैक्स। अब इसका ये मतलब है कि जब तक मेरी स्क्रीन की विड्थ 400 है तब तक वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करता रहेगा, लेकिन जैसे ही 400 से एक्सीड कर जाएगी, 401 हो जाएगी, 430 हो जाएगी और 450 पिक्सल्स हो जाएगी, तब जाकर वो जो मीडिया क्यूरी है मेरी, ये पूरी की पूरी जो पीस ऑफ कोड है मेरा, इसको अप्लाई करना छोड़ देगा। इसको समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। अभी आप लोग देख सकते हैं कि अपने ये डिफ़ॉल्ट कलर में, लेकिन जैसे ही मैं इसकी विड्थ जो है 400 कर दूंगा, देन ये जो है उस कलर में आ जाएगा जो कि मैंने अपने मीडिया क्यूरी के कोड के अंदर डिफाइन किया है। लेकिन अगर मैं इससे एक नंबर भी आगे बढ़ता हूँ, ये वापसी जो है अपने डिफ़ॉल्ट कलर पे आ जाएगा। मतलब 400 से मैं नीचे तो ला सकता हूँ, लेकिन 400 एक्सीड नहीं कर सकता, 400 से ज़्यादा नहीं ला सकता। सो ये थी हमारी मीडिया क्यूरीज। अब क्या होगा अगर हम लोग चाहें कि 400 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल्स तक की जो है हमारी स्क्रीन की विड्थ होनी चाहिए, अदरवाइज मीडिया क्यूरीज अप्लाई नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मेरी जो स्क्रीन है उसकी विड्थ कम से कम 400 से लेकर मैक्सिमम 600 पिक्सल्स तक होनी चाहिए, तब जाकर जो है मीडिया क्यूरीज अप्लाई होंगी। मिनिमम 400 और मैक्सिमम 600 पिक्सल्स। उस सिचुएशन के अंदर हम लोग दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, मैक्स विड्थ भी और मिन विड्थ भी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, मिन विड्थ, एंड देन यहाँ हम लोग दे देंगे 400 पिक्सल्स एंड स्पेस देकर एंड लिखेंगे, एंड देन अगेन ब्रैकेट्स लगाएंगे, मैक्स विड्थ, इसको कर देंगे हम लोग 600 पिक्सल्स। अब इस लाइन का मतलब है कि जो मेरी स्क्रीन है उसकी विड्थ 400 पिक्सल से लेकर 600 पिक्सल तक होगी, तब जाकर मेरी जो मीडिया क्यूरी है वो अप्लाई नहीं होगी। अगर 400 से नीचे और 600 से ज़्यादा होगी इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट्स के अंदर। अगर वेबसाइट्स के अंदर आपको कुछ ऐसी वैल्यू देनी है जो कि किसी वैल्यू की रेंज के अंदर हो, कि अगर इस रेंज से कोई नंबर एक्सीड कर रहा है, कोई डिवीजन या फिर कोई एलिमेंट एक्सीड कर रही है, तो फिर उस पर मीडिया क्यूरीज अप्लाइड नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारे मीडिया क्यूरीज। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। अब बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है ये डिफाइन करती है आपकी 2D एंड 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशंस को। फॉर एग्जांपल ये है आपको एक डिफ। अब ट्रांसलेट के थ्रू आप बताते हैं कि आपका डिव कितना ज़्यादा रोटेट होगा, या फिर कितने ज़्यादा राइट की साइड पर होगा, कितने ज़्यादा टॉप की साइड पर होगा, कितने ज़्यादा टिल्ट होगा, कुछ इस तरीके से। या फिर अगर वो स्मॉल है तो अपने साइज़ के डबल होगा, या फिर अपने साइज़ से श्रिंक कर जाएगा। अगर उसका साइज 600 पिक्सल्स है तो वो डबल श्रिंक होगा 300 पिक्सल्स। इन सब ट्रांसफॉर्मेशंस को डिफाइन करने के लिए हम CSS की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को पढ़ना। सबसे पहले हम लोग index.html के अंदर वही डिव बनाकर रखेंगे, एंड देन मीडिया क्यूरीज को हम लोग रिमूव कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म। तो जो पहली ट्रांसफॉर्म की हम लोग वैल्यू या फिर प्रॉपर्टी कह सकते हैं उसको पढ़ने वाले हैं, वो होगी ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टी। अब इसके थ्रू आप अपनी एलिमेंट को, कंटेनर को, चाइल्ड्स को, पेरेंट्स को रोटेट करवा सकते हैं अपने एंगल की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोटेट, एंड देन
यहाँ मैं वैल्यू डिग्रीज़ कितने प्रोवाइड करूँगा, यहाँ मैं दे देता हूँ 100 डिग्रीज़, कि जो मेरा वो है कंटेनर है या फिर डिव है या कोई भी एलिमेंट है वो 100 डिग्रीज़ तक रोटेट हो जाए। अब 100 डिग्रीज़ जो है ये है 90 डिग्री, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना देते हैं। 90 डिग्री कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है। अब 100 डिग्री का मतलब है थोड़ा सा जो है आगे की तरफ रोटेट होगा कुछ इस तरीके से। अब देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो ये 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे की तरफ जो है रोटेट हो गया है। अगर मैं इसको 30 डिग्रीज कर दूं, 30 डिग्रीज, तो ये थोड़ा सा रोटेट होगा। एंड अगर इसको मैं कर दूं 360 डिग्रीज, तो ये पूरा अपना जो पोजीशन है उसको वापसी सेट कर देगा। अब अक्सर लोगों के जहनों में यहाँ पर एक बात आएगी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। वेट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 360 डिग्रीज होती है या फिर 0 डिग्रीज होती है। ये दोनों वैल्यूज़ में हमारा जो कंटेनर है वो अपनी पोजीशन पर सेट है। अब देखिए फ्रेंड्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कभी भी सेट नहीं होती, वो हमेशा डिफ़ॉल्ट पर ही रहती है, वो कभी भी सेट नहीं होती। अब 360 डिग्रीज ये वैल्यू हमने खुद सेट की है और 0 डिग्री ये डिफ़ॉल्ट होती है। मतलब कि 0 डिग्रीज पर कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन 30 डिग्री 360 डिग्रीज पर आपको स्पेशल इफेक्ट नज़र आएंगे अगर आप किसी भी टाइप की एनिमेशन या फिर ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे। सो एनिमेशन ट्रांजिशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो अभी बेसिकली मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमारी वो होती है 0 डिग्रीज। 360 को हम लोग खुद ब खुद जो है सेट करते हैं और डिफ़ॉल्ट 0 डिग्रीज रहती है। हमारा जो कंटेनर है उसका जो रोटेशन है डिफ़ॉल्ट वो 0 डिग्रीज होता है। सो ये अभी अपने एंगल पर है। एंड अगर इसको 0 डिग्री कर दूँ तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर इसको मैं रोटेट एक्स कर दूँ और वेट, एंड देन इसको मैं कर दूँ 10 डिग्रीज, एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ ओके, यहाँ पर मुझे जो है डिग्री लगाना था, तो यहाँ मेरी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो गई। छोटी सी प्रॉब्लम थी, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो आते रहती हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो मेरा कंटेनर है वो थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है। मतलब कि वैसे तो मैं इसको एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब कि जो मेरा ये वाला एक्सिस है, ये वाला, इसकी तरफ मैं थोड़ा उसको डाउनवर्ड्स टिल्ट करवाया है, तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा स्क्वीज्ड लग रहा है, थोड़ा सा पिचका हुआ लग रहा होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा वैल्यू देकर समझ सकते हैं। इसको कर दें 300 डिग्रीज, तो ये और ज़्यादा जो है डाउनवर्ड्स की तरफ जो है रोटेट हो गया। अगर मैं इसको 10 डिग्रीज कर दूँ तो ये पीछे की साइड पर चल जाएगा, थोड़ा सा ना रोटेट हो जाएगा। एंड अगर वाई एक्सेस करूँ, इसको कर देते हैं वाई एक्सेस, इसको करते हैं रिफ्रेश, एंड इसको कैपिटल करना पड़ेगा। एंड इसको कर देते हैं हम लोग 10 डिग्रीज के बजाय 100 डिग्रीज। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा कंटेनर है वो वाई एक्सिस की 100 डिग्रीज की तरफ रोटेट हो गया। अब मेरा जो वाई एक्सिस है वो ये वाला एक्सिस है, ये जो आप लोग एक्सिस देख रहे हैं ना, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है। जब मैं इसको करके 100 डिग्रीज की तरफ रोटेट हो जाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा 100 डिग्रीज की तरफ। एंड जब भी एक्स एक्सिस की तरफ 100 डिग्री दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा 100 डिग्रीज की तरफ। सो यही वजह है कि ये जो रोटेशन है ये आपको प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही, जबकि परफॉर्म बिल्कुल ठीक हो रही है। एंड अगर मैं यही रोटेशन इसको दे दूँ जी से, जी इंडेक्स से, देन आप लोग देखेंगे पूरा का जो पूरा मेरा कंटेनर है वो टिल्ट हो गया, घूम गया पूरा। अब ये टिल्ट होने की क्या वजह है? अब जी इंडेक्स किसी भी एलिमेंट का मेन इंडेक्स होता है, ये वाला जी इंडेक्स। ये जो है मेरा वाई इंडेक्स है, ये जेड एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, मतलब जी इंडेक्स से। अब जब मैंने कहा कि जी एक्सिस से रोटेट हो जाओ तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उस टाइम पर हमने जी नहीं लगाया था, उस टाइम पर हमने खाली इस तरीके से रोटेट दिया था। अगर व्यू करें तो ये अभी भी वैसा ही है, क्योंकि रोटेट और रोटेट जी इन दोनों का एक ही मतलब होता है कि 100 डिग्रीज की तरफ अपने जो उसका मेन पॉइंट है सेंटर वाला, उसको लेकर पूरा का पूरा जो है 100 डिग्रीज की तरफ रोटेट हो जाए। एंड अगर एक्स एक्सिस में देते तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होता, और जेड एक्सिस में
इस तरीके से रोटेट होता। तो ये थी हमारी ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टी। अब अगर हम लोग पढ़ें ट्रांसफॉर्म स्क्यू प्रॉपर्टी, ये रोटेट से थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट अपनी पोजीशन को थोड़ा सा स्क्यू कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में लिखा है स्क्यू, और स्क्यू को भी हम लोग डिग्रीज के अंदर देते हैं 30 डिग्री। अब 30 डिग्री अगर इसको डॉक्यूमेंट के थ्रू व्यू करें तो ये थोड़ा सा रोम्बस शेप की शक्ल में हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, और इसने अपने बॉडी को लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा जो है स्क्वीज कर दिया है। इसका सारा का सारा जो कंटेंट है इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है 30 डिग्रीज की तरफ। अगर इसको और कम दे 20 दे दें तो ये बिल्कुल यूँ हो जाएगा, या फिर 20 दे दें, देकर देखते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया। ओके, ये राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है। अगर इसको पूरा 90 डिग्रीज दे दें तो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ हमारे लिए डिस्प्ले हो जाएगा, और ये हमें नज़र भी नहीं आएगा। जबकि डॉक्यूमेंट फ्लो पर तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये हमारे लिए एक तरीके से गायब हो जाएगा। अगर इसको देखें तो ये डॉक्यूमेंट फ्लो पर तो मौजूद है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके इस एलिमेंट पर क्लिक करूं डिफ पर, तो यहाँ ये मेरे डिफ को शो कर रहा है, लेकिन ये शो सिर्फ यहाँ डॉक्यूमेंट फ्लो पर प्रेजेंट तो है, लेकिन ये हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए विजिबल नहीं हो पा रहा कि 90 डिग्री का मतलब है कि अपने आप को पूरा का पूरा इस तरीके से झुका लेगा, और ये अपने आप को स्क्वीज करने के चक्कर में उसके हाफ हो जाएगा। कुछ आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, इतना छोटा हो गया कि इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ था वो डिफ़ॉल्ट तो 1 होता है, डिफ़ॉल्ट साइज़ 1 होता है। लेकिन अगर मैं उसको 0.5 दे दूँ, मतलब डिफ़ॉल्ट साइज़ 200 पिक्सल्स का भी अगर हम लोग आधा कर दें 100 पिक्सल्स, इसकी विड्थ और इसकी हाइट जो 100 पिक्सल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसका जो अभी विड्थ है स्केल देने के बाद वो 100 पिक्सल है, और हाइट भी इसकी 100 पिक्सल है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसकी सिर्फ और सिर्फ जो विड्थ है वो आधी हो और उसकी हाइट आधी ना हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ देना पड़ेगा स्केल एक्स। एंड अगर आप व्यू करूँ तो उसकी विड्थ तो आधी हो गई, लेकिन इसकी हाइट आधी नहीं हुई। और अगर मुझे इसकी हाइट को भी आधा करना है तो सिंपली मैं एक्स की जगह यहाँ वाई लगा दूंगा, तो उसकी जो हाइट है वो भी इसके हाफ हो जाएगी। विड्थ तो इसकी नॉर्मल है, इसकी विड्थ 200 है, लेकिन हाइट क्या है इसकी 100 पिक्सल्स। सो ये थी हमारी स्केल प्रॉपर्टी। ये स्केल वाई, स्केल और एक्स। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, उनको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। हम इसको मोस्टली एनिमेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि जब भी हमारा यूज़र किसी एलिमेंट के ऊपर माउस लेकर जाए, और जैसे ही उस एलिमेंट पर माउस कुछ इस तरीके से लेकर जाएगा वो, तो उसका जो साइज़ है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या फिर अपने साइज़ के आधा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग स्केल प्रॉपर्टी, आई मीन ट्रांसफॉर्म स्केल प्रॉपर्टी का जो है यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो है CSS की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, आई मीन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। अब बेसिकली ट्रांसफॉर्म अगर ट्रांसलेट अगर मैं किसी चीज़ को दे दूँ 50 पिक्सल्स एंड 50 पिक्सल्स, अब बेसिकली ट्रांसलेट जो है मार्जिन्स की तरह काम करता है, लेकिन मार्जिन्स और ट्रांसलेट इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि अगर मैं किसी एलिमेंट को मार्जिन देकर राइट साइड से थोड़ा सा आगे की तरफ करवा देता हूँ, तो जो स्पेस यहाँ पर खाली बचेगी उसकी जगह कोई भी एलिमेंट जो है ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन अगर वही काम मैं ट्रांसलेट के थ्रू करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दूँ अपनी दूसरे डिफ को यहाँ पर ट्रांसलेट राइट से दे दूँ मैं इसको 20 पिक्सल, 100 पिक्सल या 200 पिक्सल्स, तो यहाँ इस एरिया में जब जगह बचेगी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता स्पेस को। सो ये डिफरेंस है ट्रांसलेट में और मार्जिन्स में। अब यहाँ पर जो मैंने 50 पिक्सल्स दिया है, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सेस से 50 पिक्सल्स और वाई एक्सेस से 50 पिक्सल्स की मार्जिन लेगा। इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 200 पिक्सल्स एक्स एक्सेस से, एंड यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको 150 पिक्सल्स। एंड देन अपना आउटपुट अगर व्यू करूँ तो ये एक्स एक्सेस से थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाई एक्सेस। इसको आप सीधे करते हैं रिफ्रेश। ओके,
तो कुछ इस तरीके से काम करती है हमारी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसको एक्स एक्सिस से ट्रांसलेशन में रहे, तो मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा ट्रांसलेट एक्स, एंड यहाँ मैं लिख दूंगा जो मुझे वैल्यू देनी है 200 पिक्सल्स, एंड देन सेमीकोलन प्लेस। तो ये एक्स एक्सिस से 200 पिक्सल्स के मार्जिन लेकर आगे को आ जाएगा। और अगर मैं इसको वाई एक्सिस से देना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से दे सकता हूँ ट्रांसलेट, और ये 200 पिक्सल्स की मार्जिन लेकर वाई एक्सिस से नीचे की साइड पर आ गया। तो ये थी हमारी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है CSS की ट्रांजिशंस। इसको कर देते हैं हम लोग रिमूव। अगर आपको वेट, इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं ताकि प्रॉपरली जो हमारा काम स्टार्ट हो जाए। सो बेसिकली जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS के अंदर, इनके थ्रू हम लोग अपनी CSS की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी फॉन्ट साइज़ हो गया, हमारा विड्थ हो गई, हाइट हो गई, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हो गई, ट्रांसफॉर्म स्केल हो गई, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पर ट्रांजिशन मतलब कि एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है। अब बेसिकली ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ के 4 टाइप्स होती हैं। तो जो पहली 2 मेन टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग वो है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अब इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है और ट्रांजिशन ड्यूरेशन। यहाँ हम लोग ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो, एंड देन यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ देंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ये किस प्रॉपर्टी पर ये अप्लाई होगा, यहाँ से इसको दे देंगे फॉन्ट साइज कर देते हैं अभी के लिए, फॉन्ट साइज में आई थिंक ये आएगा ओके। एंड देन जब भी मुझे ट्रांजिशन लगानी होती है किसी चीज़ पर तो मैं मोस्टली स्यूडो क्लासेस का यूज़ करता हूँ। अब ये स्यूडो क्लासेस क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक डिफ बनाया और आप चाहते हैं जब भी आप उस डिफ पर माउस इस तरीके से लेकर जाएं, ये कहलाता है हवर करना। अगर आप एक जगह से लेकर किसी दूसरी चीज़ पर माउस इस तरीके से लेकर जाएं तो ये कहलाता है कि आप उस एलिमेंट पर अभी हवर कर रहे हैं। अगर आप उस एलिमेंट को होल्ड करके रखते हैं तो वो कहलाता है एक्टिव, मतलब कि वो एलिमेंट अभी एक्टिव है। सो अगर मैं चाहूँ कि जब भी मैं इस एलिमेंट पर हवर करूँ तो उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो 2x हो जाए, या फिर उसका फॉन्ट साइज़ 200 पिक्सल हो जाए, ये ज़्यादा हो जाएगा 20 पिक्सल्स हो जाए, या फिर 30 पिक्सल्स हो जाए। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं यूज़ करता हूँ स्यूडो क्लासेस। अब ये स्यूडो क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनका सिंटेक्स समझते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा डिव, एंड देन यहाँ लिखूँगा हवर का इवेंट। ये जब भी मैं यहाँ से लेकर माउस यहाँ लेकर जाऊँ तो उसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाए या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन का फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल्स होता है, लेकिन जैसे ही इस पर हवर करूँगा इसका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। और यहाँ मैं एक और चीज़ लगाऊंगा ट्रांजिशन ड्यूरेशन, यहाँ मैं लिख दूंगा 2 सेकेंड्स। अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि किस प्रॉपर्टी पर ट्रांजिशन अप्लाई होगी, फॉन्ट साइज, ट्रांसलेट या फिर ट्रांसफॉर्म। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन ये बताता है कि आपकी जो एनिमेशन इफेक्ट्स हैं वो कितनी ज़्यादा देर तक वर्क करेंगे, 2 सेकंड तक वर्क करेंगे, 3 सेकंड तक करेंगे, या फिर 4000 मिली सेकंड तक करेंगे। ये डिफाइन करता है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हटा दूँ, कंट्रोल एक्स कर देते हैं इसको, एंड अपने डॉक्यूमेंट को लाइव सर्वर के थ्रू ओपन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। देन अगर मैं इस पर हवर करूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसका फॉन्ट साइज तो बड़ा हो रहा है लेकिन कोई एनिमेशन नहीं आ रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है देखने में कि भाई ये एकदम से बाहर आ गया अपने कंटेनर से, क्या हो रहा है, ये एकदम से जो इनलार्ज हो रहा है ये अच्छा है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ट्रांजिशन लगा दूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रांजिशन पेस्ट करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। मैं इस पर हवर करूँगा तो अब आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथली जो है वर्क कर रहा है, कुछ इस तरीके से। इसी तरह मैं बाकी प्रॉपर्टीज़ पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केल, वेट, ट्रांसफॉर्म, फॉर्म। ओके, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा खाली स्केल। अगर मैं ट्रांसफॉर्म स्केल लिखने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पर आ नहीं रहा,
ट्रांसफॉर्म, ओके आ गया। अब यहाँ दे देते हैं हम लोग स्केल। अब बेसिकली स्केल को हम लोग कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, वेट, खाली स्केल लिखकर, ये ज़्यादा आसान है तो इस लाइन को भी हम लोग हटा देते हैं। इसका मतलब है कि जब भी अपनी एलिमेंट पर हवर करूँ तो ये 2 गुना जो है साइज़ में इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट पर आ गया हूँ और जैसे इस पर हवर करूँगा तो ये, वेट, यहाँ मुझे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। यहाँ मैं फॉन्ट साइज़ दिया हुआ, यहाँ मैं दे दूँगा फॉन्ट साइज़ को हटाकर स्केल के, स्केल प्रॉपर्टी पर ये अप्लाई हो, और यहाँ से पी को हटा दूंगा, ये एक्स्ट्रा आ गया। एंड देन जैसे अपने माउस पर हवर करूँगा तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्मूथली जो है मेरी ट्रांजिशन वर्क कर रही है। तो ट्रांजिशन से हमें एक चीज़ पता चली कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे यूज़र एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। तो ये जो थी हमारी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अब अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ, वेट, और प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पर, कि जब भी मैं अपनी एलिमेंट पर हवर करूँ तो वो 1 सेकंड के डिले के बाद अपनी ट्रांजिशन परफॉर्म करें, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ट्रांजिशन डिले। तो यहाँ मैं लिखूँगा अगर ट्रांजिशन डिले, यहाँ कर देता हूँ 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के डिले के बाद 1 सेकंड तक इस पर हवर करके रखना पड़ेगा, 1 स्टार्ट, तो फिर ये वर्क करेगी। जैसे छोड़ूंगा 1 स्टार्ट, 1 सेकंड का डिले हो रहा है, फिर ये काम परफॉर्म हो रहा है, ये डायरेक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये काम करता है हमारा ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी। अब जो एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अब बेसिकली ये बताते हैं कि जो आपकी एनिमेशन है वो कौन से स्टाइल में परफॉर्म होगी, क्या वो शुरू में स्लो होगी या फिर एंड में स्लो होगी, शुरू में स्लो है एंड में फास्ट हो जाएगी, शुरू में फास्ट है या फिर एंड में स्लो हो जाएगी। तो इन सारे की सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। सो जो पहली ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, टाइमिंग फंक्शन, यहाँ हम लोग लिख देंगे इसको लीनियर। अब लीनियर का मतलब है जैसे शुरू में वैसे ही एंड में होगा। इस पर हवर करेंगे तो कोई इफेक्ट परफॉर्म, ओके 1 सेकंड के बाद होगा ना, 1 2 2 बोलते ही स्टार्ट हुआ, छोड़ेंगे 1 2, जैसे शुरू में वैसे ही एंड में होगा। तो स्केल को हटाकर अगर हम लोग यहाँ करते हैं मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल्स, एंड यहाँ इसको हटाकर कर देते हैं मार्जिन, ओके। एंड देन अब मैं यूज़ करूँगा ईज इन। अब ईज इन का मतलब होता है कि ये शुरू में तो स्लो होगा लेकिन एंड में ये फास्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पर हवर करूँ तो ये शुरू में स्लो है लेकिन एंड में फास्ट हो गया, वेट, ओके सही है। ये शुरू में स्लो होगा, एंड में एकदम जाते जाते ही फास्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ शुरू में स्लो और एंड में फास्ट हो, आई मीन शुरू में फास्ट हो और एंड में स्लो, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ईज आउट। अगर इस पर अब हवर करूँ तो शुरू में फास्ट है और एंड में जाते जाते बिल्कुल स्लो हो जाएगा ये। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अब यहाँ आप लोग बोलेंगे कि एक चीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें इतनी सारी लाइन ऑफ कोड जो है यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, क्या ये एक लाइन में नहीं हो सकता? जैसे मार्जिन एक लाइन में दिया करते थे, पैडिंग दिया करते थे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले ट्रांजिशन, एंड देन आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी पर आप लोग ये काम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ मैं लिख दूंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ किस पर, मार्जिन पर। यहाँ ये लगा देते हैं मार्जिन्स, एंड देन यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन डिफाइन करूँगा, एंड देन टाइमिंग फंक्शन डिफाइन करूँगा, ईज इन, ईज आउट कर देते हैं इसको, ईज आउट ज़्यादा अच्छा है। एंड देन डीले डिफाइन करूँगा, कितना ज़्यादा डीले होगा। सो बेसिकली एक लाइन के अंदर हमने वो 4 लाइनों का कोड जो है लिख दिए। अब अगर इसको व्यू करें तो ये वैसे का वैसे जो है परफॉर्म होगा। 2 सेकंड की डीले के बाद जो मेरी एनिमेशन वर्क कर रही है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी ट्रांजिशन, और सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग और ज़्यादा ट्रांजिशन पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग यहाँ गूगल सर्च पर आकर MDN डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, अगर इस पर हवर करेंगे
ये ट्रांजिशन जो दिख रहा है इस पर आप माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ MDN रेफरेंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दिएगा आप लोग। इसको हम लोग कर लेंगे ओपन। देन जैसे ही ये ओपन होगा यहाँ पर आप लोग सारी वो चीज़ें पढ़ सकते हैं जो कि एडवांस होती हैं। जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हैं वो इंपॉर्टेंट तो होती हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। अब यहाँ पर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन की जो कि CSS के अंदर हमने नहीं पढ़ी और जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग MDN डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप लोग और ज़्यादा एडवांस CSS पढ़ सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।